नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकार। और आज हम आपके लिए एक नई गाड़ी लेकर आए हैं। लाल परी जो आपको हमारे फ्रेम में पीछे दिख रही होगी, शेवरले की स्पार्क। आज हम आपको इसके ऑनर से मिलाएंगे जो कि हमारे ग्रुप के ही एक सदस्य हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है अंचल सिंह नेगी। अंचल सिंह नेगी बताएंगे कि उन्होंने ये कार क्यों ली, ये कार कितनी पुरानी है, कौन सा मॉडल है, और आपको पूरा ट्रू ऑनर रिव्यू देंगे कि इस कार को चलाते हुए उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। और जैसा कि आपको पता है कि जनरल मोटर इंडिया छोड़ के जा चुकी है, और इसके बावजूद बहुत सारे लोग डर गए थे। इस कंपनी ने बहुत सारी कार निकाली, इसकी कार बहुत सारी पॉपुलर हुई, स्पार्क, बीट, सेल, और आज भी उसे लोग ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं। कुछ लोगों को ये सुनने में आया कि इसके पार्ट्स नहीं मिलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम अंचल को बुलाते हैं, हमारे साथ अंचल आएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या इस कार के लेकर उनकी क्या क्या यादें हैं और क्यों उनको ये कार, ये लाल परी बहुत पसंद है। तो अंचल, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकार। और आप बताइए कि आपने ये गाड़ी कब परचेज की, कौन से ईयर के इसका रजिस्ट्रेशन है, और उस समय इस गाड़ी की प्राइस क्या थी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए। थैंक यू। ये गाड़ी सन 2010 में मेरे फादर ने ली थी। दिवाली 2010 की बात कर रहा हूँ। इस गाड़ी को लगभग 12 साल हो चुके हैं और ये गाड़ी चल चुकी है 45,000 किलोमीटर। तो शुरू में ये गाड़ी बहुत कम चलती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मैंने ये गाड़ी काफ़ी चलाई है। और जहाँ तक मैं इस कार की बात करूँ तो कार में ऐसी कोई कमी मुझे आज तक लगी नहीं। इसका डाउन फोर्स बहुत बढ़िया है, जो स्टीयरिंग का बैलेंस है वो बहुत बढ़िया है, और गाड़ी हाई स्पीड पर भी काफ़ी स्टेबल होकर चलती है। तो ऐसा कोई इश्यू मुझे इसमें आज तक लगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है ये अपनी रेंज में टॉप मॉडल है स्पार्क का। तो अगर आप देखेंगे तो उस समय जो स्पार्क बिकती थी तो ये टॉप मॉडल है, इसीलिए यही वजह थी कि उस समय गाड़ी मेरे फादर ने ली, क्योंकि आपको 3.5-4 लाख में जो टॉप मॉडल है विद पावर विंडो, पावर शेयरिंग, एवरीथिंग जो आपको मिलता है, एसी, तो वो इस गाड़ी में हमें मिला और ये पूरा पैकेज था बहुत बढ़िया। आपको आजकल ऐसी गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। बाकी अगर पावर की बात की जाए तो 1000 सीसी इसका इंजन है, 3 सिलेंड्रिकल जिसे हम कहते हैं, और ऐसे कोई इशू मुझे इसमें लगता नहीं। तो क्या प्राइस रहा होगा उस समय जब आपने 2010 में, जैसा कि आपने बताया कि 2010 का मॉडल है इनका, दीपावली के समय में, जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि दीपावली में कुछ नई चीज़ परचेज करते हैं, तो अंचल के पापा ने कार खरीदी, तो क्या प्राइस रहा होगा इस समय 2010 में इसका उस टाइम? विद रजिस्ट्रेशन, विद ऑल द पेपर्स, इसका जो प्राइस था वो था 3,90,000। 3,90,000। जैसा कि अंचल ने बताया कि 2010 में इन्होंने ये गाड़ी टॉप मॉडल खरीदी, तो उस समय आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे। अल्टो थी, अल्टो K10 थी, वैगन आर थी, लेकिन आपने शेवरले के स्पार्क पे ही क्यों गए आप? ऑप्शंस और भी थे। सेंट्रो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था उस समय। सेंट्रो गाड़ी काफ़ी बिक रही थी, लेकिन इस गाड़ी में सारे फीचर्स अवेलेबल थे। सेंट्रो में आपको पावर विंडो नहीं मिलती, बहुत चीज़ें हैं इसमें जो उसमें अवेलेबल नहीं है। आपको बैक डोर में पावर विंडो नहीं मिलती है, इसमें चारों डोर्स में आपको पावर विंडो मिलेगी। एसी है, प्लस जो आपका पावर शेयरिंग है, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसमें अवेलेबल हैं। तो ये एक वजह थी। और उस समय शेवरले बहुत डिमांड में भी थी। भले ही आज वो कंपनी इंडिया में नहीं है, लेकिन उस समय शेवरले की बहुत डिमांड थी और एक नया ऑप्शन था लोगों के पास, और ये काफ़ी सफल भी रहा। वो अलग बात है कि कंपनी यहाँ पर टिक नहीं पाई, लेकिन उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ तक इसकी सर्विसिंग की बात है और इसके पार्ट्स की बात है तो वो ईज़िली अवेलेबल होते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा दूर दराज वाले इलाकों में रहते हैं तो थोड़ा वेट करना आपको पड़ सकता है, महज 1-2 दिन का, लेकिन इसके पार्ट्स ईज़िली अवेलेबल हैं और सर्विस में भी ऐसा कोई इशू नहीं आता है। जैसा कि अंचल ने बताया कि देहरादून में रहते हैं और देहरादून में ये बोल रहे हैं कि इनको पार्ट्स की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और 45,000 किलोमीटर इन्होंने ये कार चलाई है। पहले ये कार थोड़ा कम चली, लेकिन 2-3 साल में इन्होंने इस कार को एवरेज 10 से 12,000 पर ईयर किलोमीटर चलाया, और अभी ये 45,000 किलोमीटर पे हैं। कोई मेजर इशू आया आपको इस गाड़ी को चलाते हुए कि कभी कोई प्रॉब्लम आई हो? मेजर इशू तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस रेंज की गाड़ी देखेंगे तो आपको क्लियरेंस, ग्राउंड जो क्लियरेंस होता है वो कम ही मिलता है। तो उसके अलावा तो मुझे ऐसी कोई कमी इसमें लगी नहीं है आज तक। लेकिन जब आप क्लियरेंस की बात करते हैं तो आप कोई भी गाड़ी लेंगे इस रेंज में, आपको क्लियरेंस इतना ही मिलेगा।
क्योंकि आप सब जानते हैं कि SUVs ही एक ऐसी जो गाड़ियाँ होती हैं इसमें थोड़ा क्लियरेंस आपका ज़्यादा होता है, ग्राउंड क्लियरेंस। उसके अलावा मुझे इसमें ऐसा कोई इशू लगा नहीं आज तक। और ये हाई स्पीड पे भी जैसे मैं कहता हूँ कि 100, 110, 120 पे भी काफ़ी स्टेबल चलती है। और डाउन फोर्स इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, इसकी डाउन फोर्स बहुत अच्छी है और गाड़ी एकदम दबकर चलती है। हाईवेज़ पे आप इसको रफ़ एरियाज़ में ले जाओ, कोई इसमें इशू नहीं है। पावरफुल गाड़ी है और बस एक कंप्लीट पैकेज है। जैसा कि अंचल ने बताया कि ये पहाड़ों पे भी इस गाड़ी को ले जा चुके हैं। ये गांव इनका टेरी के पास में है, तो थोड़ा सा इनको ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम आई, जो कि इस रेंज की गाड़ियों में जो हैचबैक होती है लगभग सब में आती है। और जो ये मॉडल 2010 का है, तो उसमें उस हिसाब से इस गाड़ी का इनके हिसाब से इस गाड़ी में भी कोई मेजर इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये बहुत खुश हैं, पार्ट को लेकर इनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हार्डली 1 या 2 दिन में इनको पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं देहरादून जैसे सिटी में भी। और उस समय मैं भी इस गाड़ी का बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि लुक के मामले में 2010 में बहुत सारे ऑप्शन थे, वैगन आर, ऑल्टो K10, ऑल्टो 800, सेंट्रो। लेकिन उसके हिसाब से एक नई गाड़ी आई थी, हमारे एक रिलेटिव ने भी एक कार ख़रीदी थी और अभी भी उनके पास है। तो ये शहरों के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, जहाँ पे थोड़ी तंग गलियाँ होती हैं, आपको ट्रैफिक में निकलना होता है, भीड़ भाड़ में निकलना होता है। तो इस हिसाब से अज्जल, एक और प्रश्न है मेरा कि आप इस गाड़ी को कब तक रखने के विचार में हैं? जैसे लोग बोलते हैं कि 10 साल मैं थोड़ा बोर हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, EV व्हीकल्स आ रहे हैं, तो आपका क्या विचार है कि ये गाड़ी आप कब तक रखोगे अपने पास? नहीं, बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। EV व्हीकल्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उतने सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में। अभी एक इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बना है। तो 12 साल हो चुके हैं गाड़ी को, 3 साल इसका रजिस्ट्रेशन और बचा हुआ है, तो 5 साल में इसका जो रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करवाऊँगा और 8 साल तो ये गाड़ी मेरे पास रहेगी। उस दौरान में एक EV अगर इंडिया में बेहतर विकल्प आते हैं तो मैं ज़रूर सोचूंगा लेने के बारे में, लेकिन ये गाड़ी मैं 8 साल ज़रूर रखूँगा अपने पास, ये मैंने सोचा है। एक इमोशनल टच भी है अंजल का इस गाड़ी से। तो अंजल इस गाड़ी को 8 साल और रखेंगे, 3 साल के बाद जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसका, और इसको भी वो 8 साल और रखने के मूड में। अच्छा अंचल, ये बताइए कि इस गाड़ी में आपको सर्विसिंग का कॉस्ट कितना आता है? डिपेंड करता है आपका सर्विस सेंटर कहाँ पे है। तो अगर आप किसी अपने जानकार व्यक्ति के पास जाते हैं तो जो उसका एवरेज सर्विसिंग है वो आपको 2500, 2000, 2500 डिपेंड करता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है तो 3000 तक पहुँच सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका सर्विस कॉस्ट नहीं जाएगा। तो 2-2500 एवरेज जो उसका सर्विसिंग कॉस्ट पड़ता है हर 6 महीने में, क्योंकि साल में 2 बार मैं सर्विसिंग करवाता हूँ। तो 2-2500 रुपये, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इसका नहीं पड़ता। जैसा कि अंचल ने बताया कि 2500 से लेकर 3000 इनका सर्विसिंग का खर्चा आता है, जो कि नॉर्मल आजकल अगर आप बाइक की भी सर्विसिंग कराने जाओगे तो इतना ही आएगा। तो जो हमारे व्यूअर्स का एक प्रश्न था कि आजकल की जो गाड़ियां जिनकी कंपनी इंडिया से बाहर जा चुकी है, उनकी सर्विसिंग की कॉस्ट क्या होती है, कितना खर्चा आता है, और सर्विसिंग उनकी कहाँ पे हो पाती है, उनके पार्ट्स कैसे मिलते हैं। हमने अपने इस चैनल में, इस रिव्यू में इन सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया है आपके। और आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे कि किन किन के पास शेवरले की कोई गाड़ी है, स्पार्क है, बीट है, सेल है, टवेरा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो इस कंपनी ने इंडिया में बेची थी। अभी कौन कौन उसे ओन कर रहा है। हम लोग कार के अंदर हैं, कार के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। मैं अच्छा खासा लंबा हूँ, 6 फीट मेरी हाइट है, लेकिन मैं परफेक्टली इसमें बैठा हुआ हूँ। थोड़ा हेडरूम भी मुझे मिल रहा है। पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो लंबे व्यक्ति हैं उनको पैर, यहाँ पे आप मेरे पैर देख रहे हो क्योंकि अंचल ने थोड़ी सीट पीछे कर रखी है। बाकी हाँ देखो आप, मुझे पूरा लेग स्पेस भी मिल रहा है, लेग रूम भी मिल रहा है, हेड रूम भी मिल रहा है। और अभी हम बात करते हैं कि अंचल का डेली का रन कितना है और ये गाड़ी का माइलेज कितना है, कितना इनके पॉकेट पे भारी पड़ती है। ऐसा एक मुहावरा प्रयोग करूँगा मैं यहाँ पे कि कितना जेब काटती है इनका ये कार। तो अंचल आप बताइए कि गाड़ी का माइलेज कितना है और आपका डेली का रन कितना है, और कितने पैसे आप इस पे पेट्रोल और में खर्च करते हो पर मंथ? रोज़ का जो मेरा आना होता है वो है 20 किलोमीटर आना और 20 किलोमीटर जाना, तो 40 किलोमीटर में लगभग, और अब एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर लगा लीजिए कुछ काम पड़े तो लगभग 50 किलोमीटर मेरा डेली का जो रन होता है।
और जहाँ तक पेट्रोल की बात है तो माइलेज काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, 17-18 ही देती है आपको हाईवे पे। सिटी की जो मैं बात करूँ तो इतना भारी नहीं पड़ता है। और गाड़ी में पावर, जैसे मैंने कहा कि पावरफुल गाड़ी है, 1000 सीसी का इंजन है और पिकअप भी ज़बरदस्त है। 10-12 साल चलाने के बाद भी जो गियर शिफ्टिंग है और जो भी इसके दूसरे फीचर्स हैं, जहाँ तक गाड़ी चलने की बात होती है, काफ़ी बढ़िया अभी भी फंक्शनल है और ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी अगर मैं डेली कार ले जाने में या फिर चलाने में बात करूं तो जेब पर आपको इतना भारी नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि अंचल उन लोगों में से हैं जो कार को बड़ा प्यार से रखते हैं, बड़ा साफ़ सफाई से रखते हैं। अभी आपको थोड़ी सी बाहर से अगर कार देखने में थोड़ी सी धूल मिट्टी वाली लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ये थोड़ा पहाड़ों की यात्रा करके आई है। कल जैसा आज सैटरडे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, संडे को ये आराम से इस पर 1 घंटा लगाएंगे और इसको चमकाएंगे। अभी मैं आपको अंचल के कुछ दोस्तों से मिलाना चाहूँगा। ये देखिए, ये फ़ैन है इस तरह के कैरेक्टर के, हैरी पॉटर है, स्टार और कैप्टन अमेरिका, और इधर ये गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जो मूवी के कैरेक्टर पसंद आते हैं, लेकिन अंचल इन्हीं के साथ अपना डेली का सफ़र तय करते हैं। इस ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपने आसपास के दोस्तों की कार्स, अपने रिलेटिव की कार्स, और अगर आपको अपनी कार का भी रिव्यू कराना है, अगर आप देहरादून से हैं, ऋषिकेश से हैं, हरिद्वार से हैं या उत्तराखंड के किसी भी कोने से हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर छोड़िए, हम आपके पास आएंगे। 5 साल पुरानी कार है आपकी, 10 साल पुरानी कार है, आप ऑनर रिव्यू, ट्रू रिव्यू देना चाहते हैं, हम आपको किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं आप अच्छा ही बताइए, बुरा ही बताइए। नहीं, आप जैसा महसूस करते हैं अपनी गाड़ी के बारे में, अपनी कार के बारे में, आप वैसा हमें बताइए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो सेकेंड हैंड कार में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उनका जो बजट है, आजकल की जो कार्स हैं वो 10 लाख 8 लाख की आ रही हैं। आप आराम से कोई 5 साल 7 साल पुरानी कार ले सकते हैं। अगर किसी बंदे ने उसको बहुत प्यार से रखा है, अच्छे से रखा है, तो आप अपने कार के शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। और आपकी जो 15 से 20 किलोमीटर की अगर आपका डेली की रन है, तो आपके पॉकेट पर भी वो कार बहुत भारी नहीं पड़ेगी और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा इससे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ जानकार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।